प्रिय छात्रों, आरबीएम क्लासेज पर मैं पंकज सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का निगमन किया था। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें ये इसका फिगर है। ये एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है। ये जो उत्तल पृष्ठ है इसमें उभरे हुए तल से प्रकाश का अपवर्तन होता है, और जो अवतल पृष्ठ था उसमें दबे हुए तल से प्रकाश का अपवर्तन होता था या हुआ था। तो ये पृष्ठ है, ये ना तो दर्पण है और ना ही ये लेंस है। दर्पण जो होता है उसमें पीछे कलई किया हुआ होता है, तो इसमें कलई भी नहीं किया गया है, यानी कि ये दर्पण नहीं है। और लेंस जो होता है उसमें दो पृष्ठ होते हैं, एक इधर से और एक इधर से, तो इसमें एक ही पृष्ठ है, यानी कि ये लेंस भी नहीं है। तो ये ना तो दर्पण है और ना ही ये लेंस है, तो इसे हम पृष्ठ कहते हैं। तो ये एक उत्तल पृष्ठ SPS डैश है। इसका जो वक्रता केंद्र है वो C है और ध्रुव P है, और इसके मुख्य अक्ष PC पर एक वस्तु O रखी गई है। उससे पहले ये देख लीजिए, ये जो इसके सामने का माध्यम है वो विरल माध्यम है, उसका नाम N1 है, और इसके जो पीछे का माध्यम है वो सघन माध्यम है और उसका मान N2 है। यानी कि ये जो पृष्ठ SPS डैश है ये N1 और N2 को एक दूसरे से अलग करता है। अब देखिए, अब इसके जो मुख्य अक्ष था इस पर एक वस्तु O रखी गई है। अब जब इस पृष्ठ के सामने एक वस्तु रख दिया गया है तो ये पृष्ठ इसका कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनाएगा। तो प्रतिबिंब कैसे बनाएगा उसको देखिए। यहाँ से हम एक आपतित किरण OA गुजारते हैं जो पृष्ठ पर जाकर के अपवर्तित होगा। तो जब पृष्ठ पर अपवर्तित होगा तो अपवर्तन के नियम के अनुसार वो या तो अभिलंब की ओर जाएगा या अभिलंब से दूर जाएगा। तो कब अभिलंब की ओर जाता है और कब अभिलंब से दूर जाता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो वो अभिलंब से दूर चला जाएगा, नहीं, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, और अगर प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रहा है तो वो अभिलंब से दूर चली जाएगी। लेकिन इसमें विरल से सघन में जा रहा है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो देखिए कैसे अभिलंब की ओर मुड़ा है। यही तो आपतित किरण OA है, ऐसे जा रही थी, इसको ऐसे सीधे चला जाना चाहिए तो इस प्रकार से, लेकिन ये सीधे ना जा करके अभिलंब की ओर मुड़ गया है। अच्छा, उससे पहले हम अभिलंब पहले तो चेक करें कि अभिलंब क्या है। तो देखिए, अभिलंब जो होता है वो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा होती है। यानी कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है, एक वृत्त था पहले, उसी को काट करके ये पृष्ठ बनाया गया है। तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है वही 90 अंश का कोण बनाती है, यानी कि त्रिज्या ही अभिलंब होती है, ऐसे मान सकते हो। तो ये जो अभिलंब CAN रेखा खींची गई है ये अभिलंब है। तो ये अभिलंब है, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, यानी कि ये ऊपर नहीं जाएगी, ये नीचे। देखिए अभिलंब इधर ही तो है, तो इधर आकर के ये हल्का सा झुक गई है। तो इसी अपवर्तन के कारण ये झुक गई है, तो ये इधर जाएगी। और जो दूसरी किरण है वो OM है, ये पृष्ठ पर सीधे आकर के अभिलंबवत, यानी कि 90 अंश का कोण बना करके गिरती है और ये सीधे चली जाती है। अगर कोई P से होकर के किरण जाती है अपवर्तन में तो बिना विचलित हुए सीधे चली जाएगी। इसको हम लेंस वाले वीडियो में बताएंगे। तो ये OP जो थी वो सीधे चली गई। अब ये AB और PC अगर कहीं मिलेंगे तो वहीं पर हमें इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, लेकिन इसको आगे बढ़ाएंगे आगे चला जाएगा और ये भी आगे चला जाएगा। ये दोनों कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। तब क्या करते हैं, जब आगे नहीं मिलते हैं तो पीछे बढ़ाते हैं। तो इसको हम पीछे बढ़ाए, ये AB को पीछे इस प्रकार से डॉट डॉट करके बढ़ाए और PC को भी पीछे बढ़ाए, तो ये आ करके यहाँ बिंदु I पर मिल गया। यानी कि ये जो I है ये O का आभासी प्रतिबिंब है। अच्छा, तो ये पूरा फिगर हो गया। और थोड़ा सा बचा है, ये जो है A से लेकर के M, ये एक लंब रेखा है, यानी कि 90 अंश का कोण बनाने वाली रेखा है, और इसकी ऊंचाई H है। और यहाँ पर वस्तु के साथ जो कोण उसमें बना था वही वाला कोण इसमें बना है। वस्तु के साथ अल्फा उसमें बना था, इसमें भी है। प्रतिबिंब के साथ बीटा उसमें बना था, अवतल वाले में, इसमें भी है। और वक्रता केंद्र के साथ गामा कोण बना था, इसमें भी गामा कोण है। अब यहाँ पर ये I और R देखिए।
आई क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण आई कहते हैं। तो ये आने वाली किरण यही आपतित किरण है और ये अभिलंब है। तो इसके और इसके बीच का ये जो कोण है इसी को हम आई कहते हैं। देखिए इसको, अभी जो है इसको वीडियो को बना रहे थे लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण वीडियो फिर से बना रहे हैं। देखिए इसमें सब बता दिए थे लेकिन फिर से बताना पड़ रहा है। देखिए यही वाला फिगर है, ये यहाँ बनाए थे इसको। देखिए ए यहाँ लिखा है, ओ यहाँ लिखा है, सी यहाँ लिखा है, तो ए ओ सी और ये ऊपर गया है। और देखिए ओ ए से आकर के ये अभिलंब से आकर के मिला है ना, ओ ए वाले से ही तो आकर के मिला है, यानी ये वाला यहाँ आई है। तो ये आई है, आपतन कोण है, और यहाँ ओ है और यहाँ ओ है और यहाँ सी है, इस प्रकार से। और ये क्या है? ये इधर देखिए अपवर्तित किरण ये है। अपवर्तित किरण उसे कहते हैं जो पृष्ठ को पार करके चली जाती है, यानी कि जो मुड़ जाती है, जो विचलित हो जाती है, उसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण आर कहते हैं। तो ये आर है। अब देखिए यहाँ भी आर बन गया, इधर कैसे आर बन गया? तो ये शीर्षाभिमुख कोण वाले नियम से आर बन गया है। देखिए इसको पीछे ही तो बढ़ाए थे और इसको यहाँ इधर बढ़ाए थे, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये बड़ा लग रहा है, देखिए यहाँ से खींचे तो भी बड़ा हो जाता है ना। तो ये वाला और ये वाला शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसलिए ये बराबर हो गए हैं। अब हमें इसमें लिखना कैसे है, थोड़ा सा माना जो लिखते हैं माना करके रचना वाला टाइप को, उसको बता देते हैं, फिर इसका डेरिवेशन हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिए इसमें लिखना ऐसे कि माना, चित्र में ही लिखा होता है सब। माना यस पी यस डैश एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है, ये उत्तल पृष्ठ है। तो माना यस पी यस डैश एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है जिसका ध्रुव पी, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिखिए। देखिए माना यस पी यस डैश एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है जो N1 के विरल माध्यम को N2 के सघन माध्यम से अलग करता है, यानी कि यस पी यस डैश जो है ये N1 को N2 से अलग करता है। तो इतना हो गया। उसके बाद फिर लिखना है, फिर से सुन लीजिए एक बार और देखिए। माना यस पी यस डैश एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है जो N1 के विरल माध्यम को N2 के सघन माध्यम से अलग करता है। इस पृष्ठ का ध्रुव P वक्रता केंद्र C है। इसके मुख्य अक्ष PC पर एक वस्तु O रखी है जहां से चलने वाली आपतित किरण OA पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर मुड़ जाती है तथा पृष्ठ पर अभिलंबवत चलने वाली किरण दूसरी पृष्ठ पर दूसरी अभिलंबवत चलने वाली किरण OP अभिलंबवत गिरती है और वो सीधे चली जाती है। इसको उसमें बताएंगे हम लेंस में कि जो प्रकाशिक केंद्र से होकर के किरण जाती है वो बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है, इसलिए सीधे चली गई है। तो OP बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है। अब AB और PC को पीछे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें बिंदु I पर मिलती हैं, तो यही I वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब है। तो इतना लिखना है। अब इसका डेरिवेशन कैसे करना है, जैसे उसमें किए थे सेम इसमें करना है। एक बार हमें वस्तु से लेकर के वक्रता केंद्र वाला त्रिभुज लेना है और एक बार हमें प्रतिबिंब से लेकर के वक्रता केंद्र तक त्रिभुज लेना है। तो जब पहले त्रिभुज लेंगे तो वहाँ से I मिला था, उसमें इसमें भी I मिल जाएगा, और जब ये वाला लेंगे प्रतिबिंब से लेकर के तो R मिला था उसमें, तो इसमें भी R मिल जाएगा। तो जब ये I और R मिल जाएगा तो इसको हमें स्नेल के नियम में रखना है। उसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करना है, फिर सॉल्व करने के बाद हमें अल्फ़ा बीटा गामा का मान निकालना है। उस अल्फ़ा बीटा गामा का मान निकाल करके रख देना है और फिर से थोड़ा सा सॉल्व करना रहेगा, फिर इसका डेरिवेशन पूरा हो जाएगा। तो पहले हमें I और R का मान निकालना है। तो I और R का मान निकलेगा कैसे, देखिए पहले त्रिभुज कौन लेना है, वस्तु से लेकर के वक्रता केंद्र तक, यानी कि OAC में गिनती सब वही लिखना है। उसमें भी पहले त्रिभुज ही लिखे थे कि त्रिभुज OAC में, तो त्रिभुज OAC में लिखेंगे। तो देखिए इसको यहाँ पर हम बनाए हैं त्रिभुज OAC में या OCA में, सी है त्रिभुज OCA में बाहर का कोण I है। देखिए इसमें ये वाला बाहर का कोण यही तो है I, O से लेकर के A तक यही तो I बना है। तो बाहर का जो कोण होता है वो अंदर के दो कोण के योग के बराबर होता है, तो ये वाला नियम इसमें कर देंगे। तो देखिए इसमें इसको जो अभी लिख रहे थे थोड़ा सा वीडियो कुछ
रुक गया था इसलिए फिर से इसको बना रहे हैं। देखिए त्रिभुज ओ ए सी में आई बराबर अल्फा प्लस गामा, यहाँ पर ये बाहर का कोण आई बराबर अल्फा प्लस गामा, ये अंदर के दो कोण है, यहाँ इसमें भी देख लीजिए आई बराबर अल्फा प्लस गामा। फिर उसके बाद प्रतिबिंब से लेकर के, ये प्रतिबिंब है आई सी ए में, त्रिभुज आई सी ए में आर बराबर बीटा प्लस गामा। अब ये आर बराबर बीटा प्लस गामा कैसे हो गया, देखिए ये त्रिभुज है आई सी ए, तो इसका बाहर का कोण ये वाला है आर है, और ये बीटा और ये गामा, इसमें भी देख लीजिए ये आर है और ये बीटा प्लस गामा, तो बाहर का जो कोण होता है वो अंदर के दो कोण के योग के बराबर होता है, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं आर बराबर बीटा प्लस गामा। अब यही जो आई और आर का मान मिला है इसे हमें स्नेल के नियम में रख देना है, तो ये यहाँ लिखे हैं। अब स्नेल के नियमानुसार साइन आई बटे साइन आर बराबर एन टू बटे एन वन, ये पहले कैसे लिखते हैं 1n2, इसे तो पहले लिखते हैं 1n2, तो इसको n2 को आगे और n1 को पीछे ऐसे इसको लिख दिए हैं, इसको नहीं लिखना है। अच्छा अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर तिरछा गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा n1 आगे हो जाएगा n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। अब हमें साइन आई को आई बना लेना है और साइन आर को आर, तो इसके लिए थोड़ा सा लिखना पड़ता है, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए यदि गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा हो तो बिंदु ए ध्रुव P के समीप होगा, तब दिखाई नहीं पड़ रहा है, तब कोण आई तथा आर छोटे होंगे। यदि आई व आर को रेडियन में नापें, रेडियन ये भी कोण का मात्रक है, रेडियन में कोण का दो मात्रक होता है, एक अंश और एक रेडियन में नापें तो साइन आई बराबर आई तथा साइन आर बराबर आर। ठीक, अब देखिए इसका मतलब क्या है जो लिखे हैं, इसी से दो चीज़ मिल जाएगा हमें। देखिए इसमें लिखा है, इसको भी देखिए जो लिखा गया है, रुक जाइए इसको हल्का सा मोड़ देते हैं, ये जो है जगह की ओर देखिए, यदि गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा होता है, ये जो व्यास है छोटा होता है, यानी कि यहाँ से लेकर के दर्पण जो है यहाँ से लेकर के यहीं तक होता, अगर यहाँ से लेकर के यहीं तक होता तो अब हम यहाँ इसको ये ना मानते, ये नीचे तो मानते तब, तो यहाँ से लेकर के हम ऐसे लेकर के आते तो ए यहाँ हो जाता, तो जब ए यहाँ हो जाता तो होता क्या कि जो आई का मान है वो और नीचे से ऐसे, तो देखिए यहाँ सी है, यहाँ ऐसे तो जाता, ये इस प्रकार से आता, और ये यहाँ से ऐसे आता, और ये यहाँ से ऐसे आता, तो यहाँ आई ऐसे तो बनता है, देखिए यहाँ से ऐसे जाता और ये वाला ऐसे आता, तो आई का मान छोटा हो जाता और आर का भी मान, इसी से तो आर लेते, तो आर का भी मान छोटा हो जाता। चाहे इसको चित्र बना करके देख लीजिए, आई और आर का मान छोटा हो जाता। एक चीज़ तो ये होता, आई और आर का मान छोटा होता और इसको रेडियन में मापते, मतलब गिनती में मापते, रेडियन का मतलब गिनती होता है, कोण में नहीं। जैसे 10 अंश 20 अंश 30 अंश एक तो होता है ये अंश में, और एक रेडियन होता है जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर केंद्र पर जो कोण बनता है उसी को हम एक रेडियन मानते हैं। तो इसमें अंश नहीं होता है, ये गिनती में मान होता है। तो अगर रेडियन में मापते, ये जो साइन और साइन मतलब त्रिकोणमिति का कोई भी जो कोण है, कोई भी जो मान है, ये अंश में मान आता है। लेकिन जब हम रेडियन में मापेंगे कोण को तो वहाँ पर हम साइन नहीं लिखेंगे, मतलब कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं लिखेंगे, केवल हमें उसका मान रख देना है। तो साइन आई आई हो जाएगा और साइन आर आर हो जाएगा। अच्छा, तो इसके बाद
और एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, भी इसका काम लगेगा। जब ये दर्पण छोटा, क्या नाम है, जब ये गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा हो जाएगा तो ए जब यहाँ हो जाएगा तो ये एम जो है वो यहाँ आ जाएगा, यानी कि पी के पास आ जाएगा। तो ये जो पी एम दूरी होगी, मतलब एम को हम पी के पास मान लेंगे, तो जैसे सी एम जो दूरी होगी वो सी पी मान लेंगे। हम कोई भी दूरी होगी तो उसको हम सी एम ना मान करके सी पी मान लेंगे। यही मतलब एक लाइन लिखने से यहाँ पर दो चीज़ क्लियर हो गया है। अच्छा, अब हम आगे इसको और लिखते हैं। तो कहाँ तक हो गया है ये? हाँ, अब यहाँ पर मान रखना है, तो ये हम मान रख देते हैं। देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा n1 साइन, ये हो जाएगा n1, और ये i बराबर n2 r। अब ये i और जो r का मान प्राप्त हुआ है ऊपर यहीं पर रख देना है। तो i का मान कितना प्राप्त हुआ है? अल्फ़ा प्लस गामा, और r का मान बीटा प्लस गामा। तो i का मान अल्फ़ा प्लस गामा और r का मान बीटा प्लस गामा। तो ये n1 अल्फ़ा प्लस गामा और n2 ये कितना है? बीटा प्लस गामा। ये मिल गया। अब हमें अल्फ़ा बीटा गामा का मान निकाल करके रख देना है। तो जैसे उसमें निकाले थे ऐसे इसमें भी इसको निकाल करके रख देना है। तो देखिए, अल्फ़ा बराबर हम कितना ले लेंगे? tan अल्फ़ा। देखिए इसमें अल्फ़ा बराबर tan अल्फ़ा। अल्फ़ा कहाँ है? यही तो है, ये त्रिभुज लेना है, ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है। तो tan लेना है, क्योंकि tan में ही लंब बटा आधार होता है। ये तो मान हमें मालूम नहीं है, ये लंब है और ये आधार है। तो अल्फ़ा बराबर tan अल्फ़ा ले लेंगे। अल्फ़ा बराबर tan अल्फ़ा। अल्फ़ा बराबर tan अल्फ़ा क्यों लिए हैं? tan ही क्यों लिए, साइन क्यों नहीं लिए, कास क्यों नहीं लिए? क्योंकि हमें लंब और आधार मालूम है। काट भी ले सकते हैं, tan लो चाहे काट, एक ही चीज़ है, वही आएगा। अच्छा, तो अल्फ़ा बराबर tan अल्फ़ा हो गया। तो tan अल्फ़ा कितना होता है? लंब बटे आधार। तो लंब h है और आधार यहाँ मान रख देते हैं। ये वस्तु की दूरी है, इसे u कहते हैं, और यहाँ p से नापी जाएंगी। और ये प्रतिबिंब की दूरी है, इसे b कहते हैं। सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। और ये जो है वक्रता केंद्र है, r है। ये भी कहाँ से नापी जाएगी? ध्रुव से नापी जाएगी। तो अब हमें कितना हो जाएगा? h बटे माइनस यू। तो यहाँ से रखेंगे हम h बटा माइनस यू। अच्छा देखिए एक चीज़, u तो यहीं तक है, p तक, और यहाँ पर m तो यहाँ तक है, मतलब आधार तो यहाँ तक है ना, o से लेकर के m तक, और u तो o से लेकर के p तक है। लेकिन जब ये वाला लाइन लिखे हैं ऊपर वाला, यदि गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा होता, यहाँ वाला, इसी लाइन से ये स्पष्ट हो जाता है कि जो m है वो p के पास है। यानी कि m और p को एक ही स्थान पर मान करके हम इसको सॉल्व करते हैं। इसलिए हमें ये जो OP था इसी को OM मान लिए हैं। तो ये हो गया, अल्फ़ा हो गया। अब बीटा का मान निकालेंगे। तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा? tan बीटा। तो tan बीटा वाला कहाँ है? देखिए इसमें ये बीटा है, लंब तो h ही रहेगा, और आधार कितना हो जाएगा? v हो जाएगा, माइनस b हो गया। तो अल्फ़ा और बीटा हो गया। इसमें भी यहाँ से m को p के पास मान करके रखे हैं। तो अल्फ़ा बीटा हो गया। अब उसके बाद हमें गामा निकालना है। तो गामा बराबर tan गामा। तो tan गामा देखिए इसमें बना है, तो ये त्रिभुज लेना है। AMC में ये लंब है और ये आधार है। तो लंब कितना है? h, और आधार कितना है? MC को कितना मानना है? PC। ये कितना है? R, और इधर की दूरी प्लस में होता है, तो यहाँ पर हमें रखना है प्लस R। अब अल्फ़ा बीटा गामा का जो मान मिल गया है, इसी को हमें कहाँ रखना है? समीकरण 3 में रख देना है। तो यहाँ लिख देते हैं हम अल्फ़ा बीटा गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। तो अल्फ़ा बीटा जो गामा का मान है उसी को हम समीकरण 3 में रख देते हैं। तो कितना था? n1, यहाँ पहले लिख देते हैं n1 अल्फ़ा प्लस गामा था बराबर n2 बीटा प्लस, ये गामा है, r मत समझना इसको। अब हम इसको रख करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए n1 ऐसे रहेगा, अल्फ़ा का मान कितना आया है? h बटा माइनस
यू। यहाँ देखिए अल्फ़ा का जो मान है एच बटा माइनस यू है, प्लस गामा का मान कितना है एच बटा प्लस आर है, प्लस चाहे लिखो चाहे ना लिखो। यहाँ पर N2 बीटा का मान कितना है एच बटा माइनस बी है, और गामा का मान है एच बटा प्लस आर है। ठीक, अब हमें क्या करना है कि N2 को आगे कर लेना है और N1 को पीछे कर लेना है। पहले H कॉमन करके काट देते हैं। देखिए इसमें भी H, इसमें भी H कॉमन करते हैं और इसको अंदर गुणा कर देते हैं। तो H कॉमन किए और जब अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा N1 बटा माइनस यू प्लस, और ये भी N1 बटा आर। ठीक, उसके बाद यहाँ भी H कॉमन कर लिए, H है N2 बटा माइनस बी प्लस ये N2 बटा प्लस आर। इसको हम इस प्रकार से कर दिए। अब H इसमें भी, H इसमें भी, ये कट गया। ये कैसे कट जाता है, इसको नीचे लाएंगे तो ये बटा में हो जाएगा, इसलिए इसको हमने यहीं पर काट दिया। N2 को आगे कर लेना है, N1 को पीछे। तो N2 इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा N2 बटा वी प्लस N1 बटा आर N2, ये हो गया। अभी ये वाला भी तो बचा है, तो इसको देखिए, इसको इधर ले आना है, आर वाले को एक तरफ कर लेना है, यू और बी को एक तरफ कर लेना है। तो ये वाला जो है इधर ले आए, अब इसको इधर ही रहने देना है। तो ये माइनस में है, ये माइनस में तो है, यहाँ माइनस से कर देते हैं हम, इसको इधर ले जाएंगे, यहाँ यू है ये। ठीक, बराबर ये प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा, और ये भी प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और इसमें देखिए कि ये जो है कहाँ गया, ये वाला माइनस में था, ये वाला माइनस में था, इधर आया प्लस में हो गया, और ये वाला जो है माइनस में था, माइनस में है। अब देखिए इसको हमें इधर लेकर जाना है, तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये वाला प्लस में है N2 बटा आर, ये वाला प्लस में था आगे लिख लिए, और ये N1 बटा आर, ये वाला माइनस में हो गया, इधर आया इसलिए। अब यहाँ पर आर कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा N2 बटा बी माइनस N1 बटा यू बराबर 1 बटा आर कॉमन कर लिए, ये हो गया N2 माइनस N1। तो यही हो गया प्रूफ। अभी इसमें थोड़ा सा और बचा है कि क्या नाम है, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक यदि n हो जाए तो N2 बटे N1 का मान हम n रख देते हैं। तो उसको भी हम थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लिखते हैं, उसके बाद उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें लिखना क्या है कि यदि, जैसे उसमें लिखे थे वैसे इसमें भी, यदि n सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है, तब n बराबर N2 बटे N1। n जो है वो सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है, मतलब विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक n है, तो N2 बटा N1 हो जाएगा। अच्छा, तो अब हम जहाँ N2 बटा N1 है वहाँ क्या रख देंगे, n रख देंगे। तो देखिए उसमें पहले था कैसे, देखिए वो था N2 बटा v माइनस N1 बटा N2 बटा v माइनस N1 बटा u बराबर N2 माइनस N1 बटा r, ये तो था। अब हमें N2 बटा N1 बनाना है, तो यहाँ पर N2 तो है, N1 है नहीं, तो जैसे उसमें भाग किए थे ऐसे इसमें भी N1 से हम भाग कर देते हैं। तो N2 बटा N1 v हो जाएगा माइनस N1 बटा N1 इंटू यू बराबर, यहाँ पर r तो ऐसे रहेगा, 1 बटे r लिखो, चाहे ऐसे बटा में कर दो, एक ही चीज़ है, कॉमन कर लिए, मतलब r को आगे लिख लिए हैं, तो हो जाएगा N2 बटा N1 माइनस N1 बटा N1।
तो यहाँ से n1 से n1 कैंसिल हो गया, यहाँ भी n1 से n1 कैंसिल हो गया। तो और यहाँ पर n2 बटे n1 का मान कितना है n, तो ये n बटा v माइनस यहाँ पर बचा 1 बटे u बराबर और 1 बटे r, और यहाँ पर बचा इसका मान n हो जाएगा और ये -1। तो इस प्रकार से ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो सॉरी यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है, देख लीजिए इसको फिर से। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार हम इसको फिर से दिखा देते हैं, जाइए देखिए यहाँ से इतना लीजिए। पहले फिगर कहाँ, फिगर का लीजिए, पहले ये चित्र है इसका, उसके बाद इतना कर लीजिए, ये पूरा यहाँ तक, उसके बाद ये यहाँ तक, और ये इतना, ठीक। उसके बाद इसमें जो है थोड़ा सा बचा है, इसको भी एक बार में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है, इस प्रकार से जो है अवतल और उत्तल दोनों के लिए ये ख़त्म हो गया है। अब हम लेंस का अध्ययन करेंगे इससे पहले वाले वीडियो में। और एक चीज़ और बता देते हैं कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं, ये जो बदल गया है सिलेबस, 30% कम हो गया लॉकडाउन की वजह से, उस नए सिलेबस के बेस पर हम पढ़ा रहे हैं। मतलब जो सिलेबस में नहीं है उसको नहीं पढ़ाएंगे, जो सिलेबस में है उसी को पढ़ाएंगे। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हम जो भी नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप आसानी से उसका अध्ययन कर लेंगे। तो ठीक है, हम अगली वीडियो में लेंस का अध्ययन करेंगे।